हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जेआईबी पेपर 1 जो कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, उसमें मॉड्यूल ड्यू का चैप्टर 2 में पार्ट 1 हम लोग कर चुके थे। फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड मनी सर्विसेज जो है मॉड्यूल, उसमें मनी मार्केट्स का पार्ट 1 हो चुका था। पार्ट 2 में हम लोग आज जाके डिस्कस करेंगे, इसमें रेपो रेट वगैरह के बारे में है। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, दैट इज बवाल बैंकिंग क्लासेस, and also request you to please go to the corporate disclaimer and understand that this video is for education purposes only। पहले बात करते हैं रेपो की। रेपो क्या होता है? रेपो एक रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है जो कि दो एलिजिबल काउंटर पार्टीज जो होती हैं उनके बीच में किया जाता है। बेस क्या होता है? कोई कोलेट्रल इसके लिए बेस बनाया जाता है। ठीक है। रेपो बेसिकली एक तरह से जो सिक्योरिटी, मतलब जो भी सिक्योरिटी है उसको हम कोलेट्रल एज कोलेट्रल यूज़ कर रहे हैं, उसकी सेलिंग की जा रही है और इस एग्रीमेंट के साथ की जा रही है कि वापस रीपर्चेज किया जाएगा किसी एक पर्टिकुलर डेट पर, एक पर्टिकुलर प्राइस पर। ठीक है। जो सिक्योरिटी, जो भी फंड रिसीव कर रहा है, मतलब जो सिक्योरिटी सेल कर रहा है वही तो फंड रिसीव करेगा ना। तो जो सेलर होगा वो, और जो बायर होगा जो सिक्योरिटी रिसीव कर रहा है, वो लेंडर कहलाए, मतलब वो उसको लेंड की जाएंगी सिक्योरिटीज़ और उसके बदले में पैसे किसको दे रहा है? सेलर को दे रहा है। जो रेपो ट्रांजैक्शंस हैं वो बेसिकली उन्हीं काउंटर पार्टीज के बीच परमिटेड है जो आरबीआई ने अलाउ कर रखे हैं। भी आगे देखें कौन कौन से हैं। ठीक है। ये कोलेटरल के लिए बताया गया है कि बायबैक इन्वेस्टर ने कर दिया, आपका रिपर्चेज एग्रीमेंट कर लिया किसके साथ? डीलर के साथ। और जी सेट, टी बिल, ये सब इसके लिए एलिजिबल सिक्योरिटीज़ हैं। कोलेटरल एज ए कोलेटरल दिया गया और इधर बायबैक की गारंटी ली गई कि भाई बायबैक हम करें। इन्वेस्टर कौन है? जो पैसे दे रहा है। ठीक है। क्या क्या सिक्योरिटीज एलिजिबल है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इशू करता है वो वाली, कोई भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, डेट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इन सब की जो यूनिट्स होती हैं ये सब की सब एलिजिबल सिक्योरिटीज़ में काउंट होंगी। कौन कौन इसमें रेपो के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं? पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हैं? कोई भी रेगुलेटेड एंटिटी, लिस्टेड कॉर्पोरेट्स, जो भी अनलिस्टेड कंपनीज होंगी लेकिन जिनके लिए स्पेशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई हो, ऑल इंडिया जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे एक्सिम बैंक, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी, ये सब चीज़ें। और इसके अलावा कोई भी ऐसी एंटिटी जो आरबीआई ने टाइम टू टाइम इस पर्पस के लिए अप्रूव करी हो। फर्स्ट लेग में बताया गया कि जो सिक्योरिटी की बाइंग होती है और शॉर्ट टर्म सरप्लस, मतलब कुछ टाइम के लिए पैसा दिया जाता है, ये फर्स्ट लेग है। और सेकंड लेग में क्या होता है? जो सिक्योरिटी होती है वो प्री डिटरमाइंड रेट पर बेच दी जाती है। ठीक है। ये कैसे होता है? जो रेट जो होता है वो ऑटोमेटिकली, मतलब तब बेची जाती है जब रेपो ट्रांजैक्शन एक काउंटर पार्टी जो है उसने रिवर्स कर रखा हो, रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन कर रखा हो किसी अन्य काउंटर पार्टी के साथ। और जो रेपो ट्रांजैक्शंस हैं वो बेसिकली बैंक्स फैसिलिटेट करेगी इन्वेस्टमेंट पर्पस के, जो कि सरप्लस कैश, जैसे सीआरआर वगैरह जो होता है ना, सीआरआर एसएलआर, बेसिकली उसमें इस्तेमाल होता है। भाई आपने अगर मान लीजिए आरबीआई ने क्या रखा है कि 4% सीआरआर करना है, लेकिन किसी कारण से आपके पास नहीं हो पाया और वो पैसा चाहिए सीआरआर मेंटेन करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? आपको सबसे पैसा जल्दी पैसा कहाँ से मिल जाएगा? रेपो से। तो रेपो से आप पैसा लेकर के और सीआरआर अपना पूरा कर देंगे, अदरवाइज पेनलाइज हो जाएगा। ट्राई पार्टी रेपो क्या होता है? आरबीआई ने देखिए अगस्त 2017 में ट्राई पार्टी रेपो शुरू किया था। ट्राई पार्टी का समझ लीजिए जैसे अभी हमने ऊपर जो रेपो देखा, इसमें दो पार्टीज थी, एक बायर एक सेलर। ट्राई पार्टी में बस एक थर्ड पार्टी हो जाएगी जो इनके कोलेटरल, इनके लेन देन को मैनेज करेगी, बस इतना है, मोटा मोटा ये हिसाब है। तो ट्राई पार्टी एक तरह का रेपो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक थर्ड पार्टी होती है जो कि बोरोवर और लेंडर के अलावा होती है, जिसे ट्राई पार्टी एजेंट कहा जाता है। ये एक इंटरमीडियरी की तरह काम करती है जो कि दोनों जो पार्टीज़ हैं, बायर और सेलर यानी बोरोवर और लेंडर, उसके बीच में कोलेटरल सिलेक्शन, पेमेंट, सेटलमेंट, कस्टडी, मैनेजमेंट, पूरा ट्रांजेक्शन मैनेज करना, ये सारा काम कौन करता है? ट्राई पार्टी एजेंट। ठीक है। तो एक थर्ड पार्टी हो गया। जो एक जैसे भी लेंडर या बोरोवर जो भी होता है, जब हम नोटिफाई किया जाता है अबाउट ट्रांजेक्शन, तो एजेंट जो है उस ट्रांजेक्शन को मैच करता है और अगर सक्सेसफुल है तो प्रोसेस करता है। ठीक है। एक तरह से मतलब उससे भरोसा थोड़ा बेटर हो जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ट्राई पार्टी एजेंट के लिए? एक तो पहली बात है कि ट्राई पार्टी एजेंट बनने के लिए आरबीआई क्या परमिशन चाहिए होती है। ठीक है। आरबीआई उसको अप्रूव करता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक या रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यही लोग बन सकते हैं, हर कोई नहीं बन सकता। मिनिमम पेडअप कैपिटल जो है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? इक्विटी पर 25 करोड़ की होनी चाहिए। कम से कम फाइनेंशियल सेक्टर में 5 साल का पूर्व में अनुभव होना चाहिए, भारत में या भारत के बाहर में। प्रेफरेबली कस्टडी, क्लियरिंग और सेटलमेंट सर्विसेज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एडवांटेज क्या क्या है ट्राई पार्टी रेपो के? पहला तो यह है कि जो कोलेटरल मैनेजमेंट का जो काम होता है वो बोरोवर या लेंडर दोनों के ही सर से हट जाता है और किसके ऊपर आता है? थर्ड पार्टी। और ट्राई पार्टी एजेंट तो उसके ऊपर आ जाता है, विच सीम्स वेरी इजी। ठीक है। उसके आता है बिल डिस्काउंटिंग स्कीम। क्या होता है? देखिए बिल डिस्काउंटिंग स्कीम को मोटा मोटा का समझ तो ऐसा है कि ये मतलब जैसे आप अपना बिल जाते हैं ना बैंक को, आप दे देते हैं कि भाई हमें भी 90 दिन बाद पेमेंट मिलेगा, और हम उसके बिल में क्या होता है, हमने पहले पढ़ा डिस्काउंटिंग का प्रोसेस। उसके बदले में क्या होता है कि बैंक आपको मान लीजिए 100 रुपये का बिल था तो 95 रुपये दे दिए और 5 रुपये अपना एज ए कमीशन यूज़ कर लिया।
कि 90 दिन बाद जब वो बिल कैश होगा तो पैसा बैंक के पास आ जाएगा। आपको 95 रुपये मिल गए तो आपने अगला अपना काम शुरू कर दिया, अगला ऑर्डर फुलफिल करना शुरू कर दिया, और बैंक को 5% कमीशन मिल गया। ये हिसाब होता है बिल रेट डिस्काउंटिंग का, ठीक है। अब बिल रेट डिस्काउंटिंग स्कीम क्या है? बिल रेट डिस्काउंटिंग स्कीम ये है कि अब जो 95 रुपये आपने बैंक ने आपको दिया और बैंक ने आपके बिल रख लिए, अब इस बिल को एज ए यूनिट्स बना करके फर्दर बैंक जो है इसको, या सिक्योरिटी रिसिप्ट हम लोगों ने पढ़ा था ना उसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के लिए, उसे समझ लिए इसको एक छोटे छोटे प्रोमिसरी नोट के रूप में कन्वर्ट करके फर्दर इसको लेंड कर देना, मतलब लोगों को दे देना और लोगों से पैसा उठा लेना। ये फर्दर स्कीम है। ये इसलिए किया गया आरबीआई ने जिससे कि बैंक्स के अंदर ये कल्चर बढ़ जाए कि वो ईजिली बिल्स को डिस्काउंट कर सकें, इसलिए इस चीज़ के लिए किया गया, ठीक है। ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। तो बैंक्स क्या करते हैं, नॉर्मल कोर्स में जो जेन्युइन बिल होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, उनको उनके बदले में पैसा दे देते हैं। पता है आपको, हम लोग पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। इससे क्या होता है, लोन एडवांस का जो पोर्टफोलियो, क्रेडिट पोर्टफोलियो, वो बैंक का बढ़ता है भाई, अच्छा एडवांस, क्वालिटी एडवांस हो जाता है। तीसरी बात यह है कि लेकिन अगर बैंक ने मान 90 दिन के लिए पैसा अपना फंसा दिया, मान लीजिए 95 रुपये ही फंसाया, 5 रुपये कमीशन निकालेंगे, उसका पैसा तो फंस गया ना। तो उस पैसे को लिक्विडेट करने के लिए क्या करेगा बैंक, उन बिल्स के ऊपर डेरिवेटिव यूसेज प्रोमिसरी नोट यानी यूपीएन बना देगा, और उसको फर्दर टिल द मैच्योरिटी यानी 15 दिन से लेकर, इसका टेन्योर होता है 15 दिन से लेकर 90 दिन तक का, उसको वापस इन्वेस्टर्स के लिए खोल देगा। इन्वेस्टर्स चाहें तो उसको परचेस कर लें, उन यूपीएन्स को, यूसेंस प्रोमिसरी नोट्स को परचेस करें और बदले बैंक को पैसा दे दें। तो बैंक को क्या होगा, लिक्विडिटी इससे मिल जाएगी। जो डिस्काउंटिंग होगी उससे क्या होगा कि जो इसमें जो ये यूसेंस बिल्स होंगे ये अनएनकम्बर्ड होंगे, मतलब किसी प्रकार का बंधक नहीं होगा इसको। साथ ही ये भी कहा गया, मान लीजिए यूसेंस बिल्स बीच में ही बिल मैच्योर हो जाए, आपने यूपीएन तो इशू कर दिया लेकिन वो बिल मैच्योर होगा, तो क्या करेगा बैंक, उसी प्रकार का जो भी एलिजिबल बिल होगा वो उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। मतलब कस्टमर का, इन्वेस्टर का नुकसान नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस आरबीआई ने फरवरी 2020 में इंट्रोड्यूस किए थे। क्यों किए थे? जिससे कि बैंक्स जो हैं, जो मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है वो स्मूथली हो सके, सीमलेसली हो सके, और जो क्रेडिट फ्लो है वो प्रोडक्टिव सेक्टर्स में बढ़ सके, ठीक है, किसी प्रकार उसमें रोक टोक ना आए। साथ ही साथ दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि बैंक्स को ड्यूरेबल लिक्विडिटी एक रीजनेबल कॉस्ट पर मार्केट कंडीशन की प्रिवेलिंग जो भी चल रही है उसके हिसाब से प्राप्त हो सके। इसके लिए बैंक ने क्या डिसाइड किया कि हर एक फोर्टनाइट पे, मतलब 15 फरवरी 2020 ऑनवर्ड्स, हर एक फोर्टनाइट पे आरबीआई ने क्या किया कि 1 से 3 साल के टेन्योर का एक अप्रोप्रिएट साइज बनाया और उसके हिसाब से 1 लाख करोड़ तक का पॉलिसी रेपो रेट मार्केट में फ्लोट करना शुरू किया। तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन से क्या हुआ कि ये बेसिकली ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे किए जाते हैं, जिनका एक फिक्स्ड रेट रहता है। साथ ही साथ अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, मान लीजिए 1 लाख करोड़ का छोड़ा और ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो अलॉटमेंट कर दिया जाता है प्रो रेटा बेसिस पर, ठीक है, लेकिन सबको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जो बिड अमाउंट होगा वो कम से कम 1 करोड़ का होना चाहिए, उसके बाद 1 करोड़ के मल्टीपल में रहना चाहिए। इसके बाद टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस क्या होता है? टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस का मतलब आप सिर्फ टी समझ लीजिए, टी लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन समझ लिए 1 से 3 साल तक का। टारगेटेड का मतलब है कि स्पेसिफिक सेक्टर्स को, किसी एक, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी है, अगर उस सेक्टर को बढ़ावा करना है तो उस सेक्टर के लिए अलग तरह का रेपो ऑपरेशन बना दिया जाएगा, उसको बोलेंगे टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। इससे क्या हो कि अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी के पर्पज से आपको अगर पैसा बांटना है और चाहिए तो आपको थोड़ा और, मान लीजिए उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने थोड़ा सस्ता दे देंगे, मान लीजिए और 0.1 कम कर दिया उसका जो रेट है, जो बेसिस है, बेसिस पॉइंट है। या मान लीजिए उन्हें क्या करना है कि उन्हें पेट्रोल को कम करना है, तो वो क्या करेंगे कि उसमें 0.1 बढ़ा देंगे, अगर आप पेट्रोल पंप खोल तो भैया हम उस कॉन्सेप्ट के लिए, या उन्हें जिस सेक्टर में कमी करनी उसमें बढ़ा देंगे। मतलब कुल मिला के जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो टूल्स होते हैं उस तरह उसी को उसको यूटिलाइज करके उस पर्टिकुलर सेक्टर की ग्रोथ या उसको घटाना, दोनों चीज़ें ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो टीएलआरटीओ के ये भी कहा गया कि टारगेटेड एलआरटीओ क्यों ज़रूरी है या क्या चीज़ें हैं। तो कॉर्पोरेट जो क्या था कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद कॉर्पोरेट्स को बहुत दिक्कत हो रही थी कि पर्टिकुलर सेक्टर्स में वो ग्रोथ नहीं पा रहे थे, क्योंकि भाई इतना मार्केट में पैसा ही नहीं बचा था। तो उन लिक्विडिटी को प्रोवाइड करने के एम से 2020 के ऑनवर्ड्स इन्होंने टारगेटेड वाला सिस्टम भी शुरू किया। इसमें उन्होंने क्या किया, 4 ट्रांशेस शुरू करी हैं जो 17 अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स हैं। आरबीआई ने इसमें अभी टीएलआरटीओ 2.0 भी लेकर के आए हैं, जिसमें उन्होंने फंड इंजेक्ट कर रहे हैं किसमें, एनबीएफसीज में, ठीक है, किसके द्वारा, बैंक्स के द्वारा। मतलब अभी एनबीएफसी का जो सेक्टर उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप यू लाइक द session. In case of any doubt, please feel free to ask in the comment section. Do give us a genuine feedback. Thank you so much for your valuable time.